एक गांव में रीना और उसकी बहन किरण अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। रीना और किरण के माता पिता की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है और तब से वो दोनों अपने चाचा के घर पर रहते हैं। रीना के चाचा चाची की एक बेटी थी जिसका नाम करिश्मा होता है। करिश्मा और उसकी माँ दोनों रीना और किरण से घर का सारा काम करवाते थे। एक बार रीना की तबीयत खराब हो जाती है, तभी रीना की चाची वहाँ आती है और कहती है, आराम हो गया हो तो अब काम कर लो, तुम्हें घर में रख रखा है वो काफी है। चलो उठो, अपना नाटक बंद करो और मेरे लिए चाय बनाओ और सारे बर्तन और कपड़े धो। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रीना और किरण अपनी किस्मत पर रोने लगती है और सोचती है, काश उनके माता पिता जिंदा होते। ऐसे ही रोज रीना और किरण घर का काम करते रहते। एक दिन करिश्मा टीवी पर एक गुड़िया देखती है और अपनी माँ से कहती है कि उसे वही गुड़िया चाहिए। करिश्मा की माँ कहती है, मैं तुम्हारे लिए ये गुड़िया लेकर आऊंगी, तुम चिंता मत करो। और कुछ समय बाद रीना की चाची अपनी बेटी करिश्मा के लिए वो गुड़िया ले आती है। रीना गुड़िया को देखकर कहती है, ये तो बहुत अच्छी गुड़िया है, काश मेरे पास भी ऐसी गुड़िया होती। ये सुनकर रीना की चाची कहती है, ये गुड़िया बहुत महंगी है और तू इसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खरीद पाएगी। ये सुनकर रीना उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद करिश्मा गुड़िया के साथ खेल रही होती है और तभी उसके हाथों से वो गुड़िया गिर जाती है और टूट जाती है। करिश्मा ये देखकर उदास हो जाती है और सोचती है कि अगर ये बात उसकी माँ को पता चल गई तो वो उसे डांटेगी। तभी करिश्मा सोचती है कि ये गुड़िया मैं रीना के रूम में रख देती हूँ और उसके ऊपर इसे तोड़ने का इल्जाम लगा दूंगी। फिर करिश्मा ऐसा ही करती है, टूटी हुई गुड़िया को रीना के रूम में रख देती है और अपनी माँ को बताती है कि रीना ने उसकी गुड़िया उससे चुरा ली और तोड़ दी। और वो दोनों रीना के रूम में जाते हैं और करिश्मा की माँ रीना को थप्पड़ मारती है। रीना रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और जंगल के पास के एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ एक गुड़िया पानी के ऊपर तैरते हुए उसके पास आ जाती है और रीना के पास आकर कहती है, मैं एक जादुई गुड़िया हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारी चाची ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी हर समस्या को अपने जादू से खत्म कर दूंगी। ये सुनकर रीना खुश हो जाती है और उस गुड़िया को लेकर एक खाली जगह आ जाती है और उस गुड़िया से कहती है, काश मेरे पास खुद का घर होता, अब मैं अपनी चाची के घर नहीं जाना चाहती, वो लोग बहुत बुरे हैं। तभी वो गुड़िया रीना से कहती है, मैं तुम्हें अभी एक घर दे देती हूँ जिसमें तुम और तुम्हारी बहन आराम से रह सकते हैं। कुछ ही देर में वहाँ एक बड़ा सा घर आ जाता है। ये देखकर रीना बहुत खुश हो जाती है और अपनी चाची के घर जाती है और वहाँ से अपनी बहन किरण को बुलाकर अपने घर ले जाती है और सब बता देती है। ऐसी ही रीना उस गुड़िया से जो भी मांगती वो गुड़िया उसे वो दे देती और रीना बहुत अमीर हो जाती है। रीना और उसकी बहन किरण को अमीर होता देख उसकी चाची और करिश्मा को जलन होती है और वो दोनों रीना के घर में झांकने लगते हैं और देखते हैं कि रीना जो भी उस गुड़िया से मांगती वो जादुई गुड़िया रीना को वो दे देती। रीना की चाची उस जादुई गुड़िया को चोरी करने के बारे में सोचती है और रीना के घर में जाती है। जैसे ही रीना की चाची उस जादुई गुड़िया को छूती है, उन्हें एक जोर का बिजली का झटका लगता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर रीना और उसकी बहन किरण हंसने लगते हैं। दो दोस्त एक गांव में रहते थे। एक दोस्त का नाम राहुल था और दूसरे का नाम सुरेश था। दोनों गरीब थे। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। सुरेश बहुत उदास था क्योंकि वो अपनी बहन को तोहफे में गोल्डन फ्रॉक देना चाहता था और वो अपनी बहन को निराश नहीं करना चाहता था। सुरेश को उदास होता देख राहुल सुरेश के पास आता है और पूछता है, सुरेश तुम इतने उदास क्यों हो? तब सुरेश राहुल को बताता है
मैंने अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन गोल्डन फ्रॉक देने का वादा किया था और अब मैं उसे निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास वो फ्रॉक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। ये सुनकर राहुल भी उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद सुरेश जंगल में लकड़ी काटने जा रहा होता है। रास्ते में उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और वो चुड़ैल सुरेश से कहती है, तुम्हारा ही नाम सुरेश है क्या? सुरेश डर जाता है और जवाब देता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी चुड़ैल बोलती है, मुझे सब पता है। तुम्हें ही अपनी बहन के लिए वो गोल्डन फ्रॉक चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो दिलवाऊंगी। सुरेश को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी सुरेश उस चुड़ैल के साथ चला जाता है। वही राहुल अपने दोस्त सुरेश को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे सुरेश कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर राहुल सुरेश को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। इधर चुड़ैल सुरेश को अपने घर ले आती है। वो घर पूरा चॉकलेट का होता है। सुरेश के मुंह में इतनी सारी चॉकलेट देखकर पानी आ जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, सुरेश तुम चाहो तो ये चॉकलेट का घर खा सकते हो। ये सुनकर सुरेश उस चॉकलेट के घर को खाना शुरू कर देता है। वही राहुल सुरेश को जंगल में ढूंढ रहा होता है। कुछ दूरी पर राहुल को एक घर दिखाई देता है। उस घर में से रोशनी आ रही होती है। राहुल उस घर की तरफ जाता है और अपने दोस्त को आवाज देने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ से आवाज आती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? खाली घर में से आवाज सुन राहुल घबरा गया और उसने कहा कि मैं अपने दोस्त सुरेश को ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसके सामने एक जादुई परी आ जाती है और कहती है, अगर ऐसी बात है कि तुम्हारा दोस्त जंगल से ही गायब हुआ है, तो ये बुरा है। इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को अपने साथ ले जाकर उन्हें खा जाती है। जरूर वो चुड़ैल ही तुम्हारे दोस्त को अपने साथ ले गई है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो उस चुड़ैल को ढूंढते हैं। इधर सुरेश चॉकलेट का घर खाता जा रहा था। चुड़ैल सुरेश को घर खाते देख बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी, खाओ और खाओ, मोटे हो जाओ, क्योंकि उसके बाद में तुम्हें खाऊंगी। सुरेश खाकर मोटा होता जाता है और उसका पेट भर जाता है। तभी चुड़ैल सुरेश को बोलती है, सुरेश अब तुम मोटे हो गए हो, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। ये सुनकर सुरेश घबरा जाता है और बोलता है, मुझे मत खाओ, मैं आपकी चॉकलेट नहीं खाऊंगा। और मैं तो अपनी बहन के गोल्डन फ्रॉक के लिए आपके पास आया था, आप मुझे वापस जाने दो। तभी चुड़ैल बोलती है, मैंने तुम्हें चॉकलेट इसलिए ही तो खिलाई है कि तुम मोटे हो जाओ और फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। चुड़ैल सुरेश को खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जादुई परी उसके दोस्त राहुल के साथ वहाँ आ जाती है। जादुई परी को देखकर चुड़ैल बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी परी कहती है, इस लड़के को जाने दो, वरना मैं तुम्हें जला दूंगी। चुड़ैल जवाब देती है, तुम मेरे शिकार से दूर रहो, अब मैं तुम्हें अपने काले जादू से खत्म कर दूंगी। तभी चुड़ैल परी पर हमला कर देती है और फिर परी भी अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल पर जादू करती है और चुड़ैल वही जलने लगती है और बोलती है, मैं फिर आऊंगी और तब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सुरेश अपने दोस्त राहुल को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना ये चुड़ैल मुझे आज खा जाती। और वो दोनों जादुई परी को शुक्रिया कहते हैं। फिर परी दोनों को लेकर अपने जंगल वाले घर के पास आ जाती है। परी को सुरेश अब भी उदास दिख रहा होता है। परी सुरेश से कहती है, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? अब तो वो चुड़ैल भी चली गई है। तभी सुरेश बोलता है, मैंने अपनी बहन को रक्षाबंधन में गोल्डन फ्रॉक देने का वादा किया था, लेकिन अब मेरे पास वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर परी एक जादुई राखी सुरेश को देते हुए बोलती है, ये राखी रख लो। जब तुम ये राखी अपनी बहन को पहनाओगे और वो जो भी मांगेगी वो उसे मिल जाएगा। ये सुनकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और वो राखी लेकर राहुल के साथ घर की तरफ चला जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। सुरेश की बहन सुरेश को वही जादुई राखी बांध देती है और जो उसके मन में होता है वो जादुई फ्रॉक वहाँ आ जाती है।
सुरेश की बहन ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। राहुल और सुरेश दोनों भी खुश हो जाते हैं और मन ही मन उस जादुई परी को शुक्रिया कहते हैं। जादू नगरी गांव में एक परी बहुत आती जाती थी। वो वहाँ के लोगों की मदद करती थी और ये बात गांव के हर व्यक्ति को पता चल गई थी। एक बार परी अपने घर जाती है और घर पर जाते ही परी के माता पिता परी को चेतावनी देने लगते हैं और कहते हैं, बेटी अब तुम गांव में जाना बंद कर दो। वहाँ सबको तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। तुम वहाँ अब सुरक्षित नहीं रहोगी। ये सब हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं। बहुत से बुरे लोग परियों को पकड़ना चाहते हैं। अब मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता। ये सब सुनकर परी परेशान हो जाती है और कहती है, पिताजी जादू नगरी गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और मैं भी उनकी मदद करती हूँ। आप मुझे वहाँ जाने से ना रोकिए। ये सब सुनकर परी के पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अभी सारे जादू भी ठीक से नहीं आते और अब तुम उस गांव में नहीं जाओगी। और ये सब कहकर परी के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं और परी उदास हो जाती है। हफ्तों बीत जाते हैं लेकिन गांव में किसी को परी नहीं दिखाई देती। गांव के लोग परेशान हो जाते हैं और किशोर जो गांव का बूढ़ा व्यक्ति होता है उसके घर जाते हैं और सब किशोर के घर बैठ जाते हैं और किशोर से कहते हैं, किशोर गांव में किसी को अब परी दिखाई नहीं दे रही है। आखिर परी गई कहाँ? ये सब सुनकर किशोर उदास हो जाता है और कहता है, गांव पर जब भी कोई मुश्किल आएगी वो परी जरूर हमारी मदद करने के लिए आएगी। ये सब सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन तक गांव में सब कुछ ठीक रहता है। तभी 4 बच्चे गांव के पास वाले जंगल में जाते हैं। वहाँ वो एक घना पेड़ देखते हैं। वो पेड़ काला था और अजीब था और सोचते हैं कि ये पेड़ पहले यहाँ नहीं था और अब ये अचानक यहाँ कैसे आ गया। और वो बच्चे उस पेड़ के पास जाते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुँचते हैं वहाँ उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल बहुत डरावनी दिख रही होती है और वो बच्चे उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। तभी चुड़ैल उन बच्चों को देख लेती है और पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है, इतने सालों से मुझे उस जादुई परी ने रोक रखा था, लेकिन अब वो इस गांव में नहीं है। अब गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और वो चुड़ैल उन 4 बच्चों को कैद कर देती है। बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि 4 बच्चे काफी समय से किसी को दिखाई नहीं देते। सब पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनके बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस बच्चों को ढूंढने निकलती है लेकिन किसी को बच्चे नहीं दिखाई देते। सब परेशान हो जाते हैं। तभी किशोर सब लोगों को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। काफी समय पहले इस गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जाती थी और उस वक्त गांव वालों की मदद जादुई परी ने करी थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो चुड़ैल वापस आ गई है। अब हमें जादुई परी को बुलाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ वो ही हमारे बच्चों को उस चुड़ैल से बचा सकती है। किशोर की ये कहानी सुनकर सारे गांव वाले जादुई परी को आवाज देने लगते हैं, है जादुई परी, हमारे बच्चों को बचा लो। जादुई परी हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे गांव को उस चुड़ैल से बचा लो। तभी वहाँ अचानक वो चुड़ैल आ जाती है और उन सबसे कहती है, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं। अब तुम्हारे बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं कल उन बच्चों को लेकर चुड़ैल नगरी चली जाऊंगी और उसके बाद तुम्हारी जादुई परी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सब कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं और जादुई परी को आवाज देने लगते हैं। इधर जादुई परी अपने घर पर सबकी आवाज सुन रही होती है और परेशान हो जाती है। तभी जादुई परी अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी गांव वालों को मेरी जरूरत है। वो मुझे काफी समय से आवाज दे रहे हैं। यह सब सुनकर परी के पिता कहते हैं, बेटी इंसान अपनी समस्याओं को खुद खत्म कर सकता है।
तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तभी जादुई परी और उसके पिता को बच्चों की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जादुई परी, हमें इस चुड़ैल से बचा लो, ये हमें अपने साथ ले जाएगी। ये सुनकर जादुई परी अपने पिता से कहती है, पिताजी, बच्चों की जान खतरे में है, आप मुझे वहाँ जाने दीजिए। ये सुनकर परी के पिता कहते हैं, हाँ मेरी बेटी, तुम ठीक कह रही हो, लगता है वो चुड़ैल वापस आ गई है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर दोनों गायब हो जाते हैं और किशोर के घर पर आ जाते हैं। सारे लोग परी और उसके पिताजी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी किशोर कहता है, आप हमारे बच्चों को उस चुड़ैल से बचा लो, वो खतरे में है। जादुई परी और उसके पिताजी उस चुड़ैल को ढूंढने निकल जाते हैं। वो दोनों नदी के किनारे ढूंढते हैं। फिर वो दोनों जंगल में जाते हैं और देखते हैं वहाँ एक काला अजीब पेड़ होता है। वो दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बच्चों को एक कैद में बंद कर रखा होता है और वो अपने जादू से उन बच्चों को आजाद करवा देते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। जादुई परी के पिता चुड़ैल पर अपना जादू करते हैं और उस चुड़ैल को जला देते हैं। चुड़ैल चिल्लाते हुए कहती है, मैं फिर आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। और वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वो काला अजीब पेड़ भी वहाँ से गायब हो जाता है। परी और उसके पिता चारों बच्चों को लेकर किशोर के घर जाते हैं। सब अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं और परी और उसके पिता को शुक्रिया कहते हैं। इस तरह परी ने एक बार फिर जादू नगरी गांव के लोगों की मदद करी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लक्ष्मी अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लक्ष्मी के चाचा लक्ष्मी को अपने साथ घर ले आए थे। लक्ष्मी काली थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। लक्ष्मी की चाची की एक बेटी थी जिसका नाम सोनाली था। वो बहुत सुंदर थी लेकिन वो स्वभाव की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लक्ष्मी और सोनाली का एडमिशन एक ही कॉलेज में हुआ था। एक दिन सोनाली अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैं इस काली लड़की के साथ कॉलेज नहीं जाऊंगी। आपको पता ही है मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। अगर कोई इस बदसूरत लड़की को मेरे साथ देख लेगा तो मैं क्या कहूँगी? मेरी तो कॉलेज में नाक ही कट जाएगी। नहीं मम्मी, मैं इसे अपने साथ अपने कॉलेज में नहीं ले जा सकती। मेरी प्यारी बच्ची, मैं कौन सा इस काली और बदसूरत लड़की को पसंद करती हूँ। मैं तो कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे कॉलेज में इस बदसूरत लड़की का एडमिशन हो, मगर तुम्हारे पिताजी को तो वो लड़की बहुत पसंद है। जब से उस लड़की के माता पिता मरे हैं, इस काली लड़की का सारा खर्चा उठाते हैं। इसे तुम्हारी बराबरी दे रखी है। मेरा बस चले तो मैं इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं, मगर तुम्हारे पिताजी मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। मम्मी जी, मेरी मानो तो इसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। इससे घर का सारा काम कराया करो। कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा सब इससे ही कराया करो। जब इसे समय ही नहीं मिलेगा तब ये कॉलेज कैसे जाएगी? और ना मुझे इसे कॉलेज में देखना पड़ेगा। हाँ मेरी बेटी, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। इससे वो काली लड़की कॉलेज भी नहीं जा पाएगी और घर के सारे काम भी हो जाएंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मी की चाची लक्ष्मी के पास जाती है और उससे कहती है, लक्ष्मी, घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं। पहले तो तू उन्हें धो देना, उसके बाद घर की सफाई कर देना। मुझे घर बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है, क्योंकि घर की नौकरानी आई नहीं है। तू इतना काम तो कर ही सकती है। हमने तुझे घर में रहने के लिए जगह दी, क्या तू अपनी चाची के घर का इतना सा काम नहीं कर सकती? नहीं नहीं चाची, आप ये कैसी बात कर रही है? आपका तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे अपने घर में रखा। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, कपड़े धो दूंगी और घर भी साफ कर दूंगी। आप बेफिक्र रहे चाची। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर का काम करने लगती है और उसके कॉलेज जाने का समय निकल जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था।
रोज लक्ष्मी की चाची उसे काम के बहाने से कॉलेज जाने से रोक लेती है और एक दिन लक्ष्मी का कॉलेज से नाम कट जाता है। ये बात जानकर लक्ष्मी की चाची और सोनाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लक्ष्मी बहुत ज्यादा दुखी होती है। एक दिन लक्ष्मी के चाचा किसी काम से गांव के बाहर चले जाते हैं। तभी लक्ष्मी की चाची अपने असली रूप में आ जाती है और लक्ष्मी की चाची लक्ष्मी से कहती है, देख बदसूरत लड़की, आज मुझे और सोनाली को एक पार्टी में जाना है। सोनाली को बहुत अच्छे से तैयार कर दे। चाची जी, क्या मैं भी आप दोनों के साथ चल सकती हूँ? क्या मैं भी तैयार हो जाऊँ? बहुत दिन हो गए, मेरा कॉलेज से भी नाम कट गया। मैं किसी पार्टी में भी नहीं गई। मम्मी जी, ये काली और बदसूरत लड़की क्या कह रही है हमारे साथ पार्टी में जाने के लिए? इसने अपनी शक्ल नहीं देखी क्या? शायद इसकी आंखें भी खराब है, इसकी शक्ल की तरह। हाँ सोनाली बेटा, इसे अपनी बदसूरत काली शक्ल दिखाई नहीं देती होगी, तभी तो हमारे साथ पार्टी में जाने को कह रही है। सुन बदसूरत लड़की, तू इस घर की नौकरानी है। तुझे मैंने इस घर में सिर्फ काम करने के लिए रखा है। हमारे साथ पार्टी में जाने की तेरी औकात नहीं है। अगर आज के बाद तूने हमारे साथ कहीं जाने को कहा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मी की चाची और सोनाली की बातें सुनकर लक्ष्मी को बुरा लगता है और वो रोते हुए सोनाली को पार्टी के लिए तैयार करती है। लक्ष्मी सोनाली को बहुत अच्छे से तैयार करती है। तभी सोनाली लक्ष्मी से कहती है, सुन काली लड़की, हमारे पार्टी में जाने के बाद मेरा कोई सामान मत छूना, और ये मेरा ब्रांडेड मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत महंगा है। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तू मेरे मेकअप किट को देखे जा रही है। नहीं सोनाली, आज तक मैंने तुम्हारी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, तो अब क्यों लगाऊंगी? मैं तुम्हारी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, और ना ही इस ब्रांडेड मेकअप किट को। लक्ष्मी की चाची और सोनाली के पार्टी में जाने से पहले लक्ष्मी अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप दोनों पार्टी में जा रही हैं। आप मुझे मेरा खाना तो खाने के लिए दे दीजिए, जो रोज देती है, एक सूखी रोटी। हाँ, मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने एक प्लेट में सूखी रोटी निकाल कर रख दी, उसे खा लियो। लक्ष्मी की चाची और सोनाली के जाने के बाद लक्ष्मी घर के गार्डन में बाहर जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करने लगती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माँ, आप तो मुझे अपनी राजकुमारी बताती थी। राजकुमारी तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन मैं तो काली और बदसूरत हूँ। हमेशा चाची और सोनाली के मुंह से काली और बदसूरत ही नाम सुनती रहती हूँ। माँ, आप देख रही हैं, चाची मुझे कितना सताती है। काम नहीं करो तो फिर पिटाई करती है, जवाब दूं तो भी पिटाई करती है, खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी देती है। ऐसी जिंदगी भगवान किसी को ना दे, कभी किसी के माँ बाप भगवान न छीने। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा कहकर लक्ष्मी बहुत रो रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और लक्ष्मी से कहता है, बेटा, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? जी जरूर, मैं आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी अपने हिस्से की एक सूखी रोटी लाकर बूढ़े आदमी को दे देती है और कहती है, बाबा, मेरे पास सिर्फ एक सूखी रोटी है, जो मुझे खाने के लिए एक वक्त मिलती है। चाची जी मुझे यही देकर गई है। अगर आपका इससे पेट भर सकता है तो आप इसे खा ले। मैं एक दिन भूखी रह जाऊंगी, कल मुझे एक और सूखी रोटी मिल जाएगी। लक्ष्मी बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत अच्छी हो,
कम ही लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तुमने अपने हिस्से की रोटी मुझे दी। लक्ष्मी बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट के कुएं के बारे में बताता हूँ। तुम वहाँ जाकर जादुई मेकअप किट के कुएं से एक जादुई मेकअप किट लेकर आ जाना। उसे लगाने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी और उस जादुई मेकअप किट से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा बेटा। क्या सच में? मैं उस जादुई मेकअप को लगाकर बहुत सुंदर हो जाऊंगी। उसके बाद कोई मुझे काली और बदसूरत नहीं कहेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल खत्म कर दी। ऐसा कहकर लक्ष्मी अपनी चाची और सोनाली के आने से पहले उस जादुई मेकअप के कुएं के पास चली जाती है और वहां जाकर कहती है, ए जादुई मेकअप के कुएं, मुझे एक जादुई मेकअप दे दो जिसके लगाने से मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी। मुझे यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति ने भेजा है। लक्ष्मी, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे पिता ने यहाँ भेजा है। मेरे पिता जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हें मेरे पास भेजते हैं। मैं तुम्हें अभी बहुत सारी जादुई मेकअप किट देता हूँ, तुम उसमें से एक मेकअप किट ले लेना। जादुई मेकअप के कुएं के ये कहने के बाद वहाँ बहुत सारी जादुई मेकअप किट बाहर आ जाती है, जिसमें से लक्ष्मी एक जादुई मेकअप किट ले लेती है और उसे लगा लेती है, जिसे लगाने के बाद लक्ष्मी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, जिसे देखकर लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, जादुई मेकअप के कुएं, तुम्हारी जादुई मेकअप तो बहुत सुंदर है, जिसने मुझे बहुत सुंदर बना दिया। इसने मुझे कितना सुंदर बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी, ये तो सब ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जादुई मेकअप है, ये किसी भी बुरे इंसान के पास नहीं जाना चाहिए, वरना उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये जादुई मेकअप हमेशा अच्छे लोगों के ही काम आती है। तुम मेरी बात समझ गई हो ना? हाँ जादुई मेकअप के कुएं, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि जादुई मेकअप कभी भी किसी बुरे इंसान के हाथ में ना जाए। ऐसा कहकर लक्ष्मी जादुई मेकअप अपने साथ लेकर आ जाती है। लक्ष्मी की चाची और सोनाली भी पार्टी से वापस घर आ जाते हैं और लक्ष्मी को इतना सुंदर देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और लक्ष्मी की चाची लक्ष्मी से कहती है, बुरी बदसूरत लड़की, तुझे कौन सी जादू की छड़ी मिल गई जिसकी मदद से तू इतनी खूबसूरत हो गई? मुझे सच सच बताना। मम्मी जी, ये बदसूरत लड़की कितनी सुंदर हो गई, मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। मम्मी, ये नौकरानी मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं लगनी चाहिए, इसे दोबारा से बदसूरत करो। मैं इस नौकरानी को सुंदर नहीं देख सकती, आप इसे फिर से बदसूरत करो। क्यूरी बदसूरत लड़की, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुझे क्या पूछ रही हूँ? मैंने तुझसे पूछा कि तुझे ऐसी क्या चीज मिल गई जिसकी वजह से तू इतनी सुंदर हो गई। ऐसा कहकर लक्ष्मी की चाची लक्ष्मी के कान खींचती है और उसकी पिटाई करती रहती है, लेकिन लक्ष्मी अपनी चाची को जादुई मेकअप के बारे में नहीं बताती, क्योंकि लक्ष्मी को अच्छी तरह पता था कि चाची और सोनाली अच्छी इंसान नहीं है। अगर इनके पास जादुई मेकअप गया तो इनके साथ अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से बेचारी लक्ष्मी पिटाई खा रही थी, लेकिन उन्हें जादुई मेकअप के बारे में नहीं बता रही थी। मार मार कर जब लक्ष्मी की चाची थक जाती है, तब वो लक्ष्मी को छोड़ती है। लक्ष्मी अपने रूम में चले जाती है। तभी लक्ष्मी की चाची सोनाली से कहती है, सोनाली बेटा,
तुमने देखा मैंने इस काली बदसूरत लड़की को कितना मारा, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। जब ये चुड़ैल सो जाएगी तब मैं इसके रूम की तलाशी लूंगी। देखना सोनाली बेटा, मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, जिसकी वजह से ये इतनी सुंदर हो गई है। ऐसा कहकर लक्ष्मी की चाची जब रात हो जाती है तो लक्ष्मी के रूम में जाती है और जादुई मेकअप ढूंढने की बहुत कोशिश करती है। लक्ष्मी ने जादुई मेकअप को छुपा कर रखा था, लेकिन लक्ष्मी की चाची जादुई मेकअप ढूंढ लेती है और वह जादुई मेकअप लेकर अपनी बेटी सोनाली को दे देती है। मम्मी जी, ये मेकअप कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। ऐसा मेकअप तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ बेटा, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई मामूली मेकअप नहीं है। ये वही मेकअप है जिसकी वजह से वो बदसूरत लड़की इतनी सुंदर हो गई। बेटा इसे तू लगा ले, तू पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। तेरा सपना था ना सबसे सुंदर बनने का, देखना तू सबसे सुंदर बन जाएगी। जल्दी से इस मेकअप को लगा ले। सोनाली उस जादुई मेकअप को लगा लेती है। जैसे ही सोनाली उस जादुई मेकअप को लगाती है तो सोनाली बहुत ही ज्यादा बदसूरत और काली हो जाती है, जिसे देखकर लक्ष्मी की चाची हैरान हो जाती है। अरे बेटा, तू कितनी बदसूरत हो गई, ऐसा कैसे हो गया? लक्ष्मी तो इसे लगाने के बाद खूबसूरत हो गई थी, तू बदसूरत कैसे हो गई? तभी लक्ष्मी वहाँ आ जाती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आपने ये क्या कर दिया? ये कोई मामूली मेकअप नहीं था, ये जादुई मेकअप था। और मुझे ये जादुई मेकअप एक जादुई मेकअप के कुएं ने दी थी। उसने मुझसे कहा था ये किसी भी बुरे इंसान के हाथ में नहीं जाना चाहिए। चाची जी, इसलिए मैं आप लोगों को ये जादुई मेकअप नहीं दे रही थी, तभी तो मैंने आपकी इतनी पिटाई सही। अब सोनाली कभी सही नहीं हो पाएगी और हमेशा बदसूरत ही रहेगी। लक्ष्मी की बातें सुनकर चाची और सोनाली को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। चाची लक्ष्मी से माफी मांगती है और कहती है, लक्ष्मी बेटा, हम दोनों माँ बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम जानती थी कि हम बुरे हैं, इसलिए तुम हमें ये जादुई मेकअप नहीं दे रही थी ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। तुम कितनी अच्छी हो लक्ष्मी बेटा, हो सके तो हम दोनों को माफ कर दो। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना बुरा सुनाया, हमेशा तुझे काली और बदसूरत कहा और तू हमारे अच्छे के लिए सोच रही थी। मुझे माफ कर दे। चाची और सोनाली की बातें सुनकर लक्ष्मी दोनों को माफ कर देती है और जादुई मेकअप से कहती है, जादुई मेकअप, उस कुएं ने कहा था मैं जादुई मेकअप से जो भी मांगूंगी वो तुम मुझे दे दोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी बहन सोनाली को फिर से सुंदर बना दो। जादुई मेकअप सोनाली को फिर से सुंदर बना देता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और साथ साथ प्यार से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें सोनाली और सविता अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। सोनाली बहुत सुंदर थी, लेकिन सविता बदसूरत थी, जिसकी वजह से सविता को बुरा लगता था क्योंकि लोग उसे बदसूरत कहते थे। सोनाली सविता पर हंसती है और बोलती है, सविता, तूने अपने आप को कभी आईने में देखा है? तू बिल्कुल चुड़ैल लगती है। तुम तो मेरी बहन हो, फिर तुम मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो? अगर मैं बदसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू मेरी बहन है, ये तेरी गलती है। मैं इतनी सुंदर हूँ और तू बदसूरत। तुझे तो चुड़ैलों के साथ रहना चाहिए था। सोनाली की ये सब बातें सुनकर सविता को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर सविता अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप मुझे सच बताना, क्या मैं आप ही की बेटी हूँ? हाँ बेटी, तुम मेरी ही बेटी हो। तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? माँ, सोनाली दीदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, अपने साथ कहीं नहीं ले जाती और अपने दोस्तों में मुझे अपनी बहन भी नहीं बताती है।
और मुझे चुड़ैल भी बोलती है। माँ मैं बदसूरत क्यों हूँ और आप सब खूबसूरत हो। लगता है बेटी आज तुम्हें सच बताना पड़ेगा। सविता बेटी, बहुत समय पहले की बात है, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। तुम्हारे पिताजी गांव के बाहर अक्सर काम करने जाते थे। एक दिन घर आते हुए तुम्हारे पिताजी को रास्ते में एक चुड़ैल मिली। वो चुड़ैल तुम्हारे पिताजी को पसंद करने लगी थी। चुड़ैल तुम्हारे पिताजी से शादी भी करना चाहती थी, मगर तुम्हारे पिताजी ने उस चुड़ैल से शादी करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ माँ? फिर चुड़ैल को इस बात पर गुस्सा आ गया और उस चुड़ैल ने तुम्हारे पिताजी को श्राप दे दिया। तुम मेरे से इसलिए शादी नहीं करना चाहते ना, क्योंकि मैं बदसूरत दिखती हूँ। अब देखना तुम्हारी आने वाली संतान भी बदसूरत होगी। माँ मैं इसलिए बदसूरत हूँ क्योंकि उस चुड़ैल ने पिताजी को श्राप दिया था। हाँ बेटा, और ये श्राप कैसे हटेगा, ये तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही बता सकते हैं। सविता ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है कि उसे श्राप मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो बदसूरत है। फिर सविता अपने पिताजी के पास जाती है और बोलती है, पिताजी मुझे माँ ने सब बता दिया है कि कैसे उस चुड़ैल ने आपको श्राप दिया था। क्या अब ये श्राप हट नहीं सकता? पिताजी मैं हमेशा के लिए बदसूरत नहीं रहना चाहती, मैं भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। बेटा, मैं एक दिन उस चुड़ैल के पास गया था। जब मैंने देखा कि उसकी कही हुई बात सच हो गई, चुड़ैल ने अपना श्राप वापस लेने से मना कर दिया और मेरे सामने एक शर्त रख दी। वो चुड़ैल तुम्हारी बड़ी बहन सोनाली की बलि लेना चाहती थी। उसके बाद वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सुंदर चुड़ैल बन जाती और तुम्हारा श्राप भी खत्म हो जाता। लेकिन मैंने सोनाली की बलि देने से मना कर दिया। पिताजी अब मैं उस चुड़ैल के पास जाऊंगी और उसे श्राप को खत्म करने के लिए कहूंगी। नहीं बेटी, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मार देगी। सविता अपने पिताजी की बात नहीं सुनती और उसी जंगल में चली जाती है जहाँ वो चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरने वाली। तभी चुड़ैल सविता के सामने आ जाती है। सविता तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे पिताजी को मुझसे शादी न करने की सजा भी मिल जाएगी। नहीं चुड़ैल जी, तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे मत मारो। कृपया करके मेरे पिताजी का पीछा छोड़ दो और जो तुमने मुझे श्राप दिया था उस श्राप को वापस ले लो। सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। मुझे इस श्राप से मुक्ति दे दो। सविता की ये बात सुनकर चुड़ैल उदास हो जाती है और उसे सविता पर दया आ जाती है और चुड़ैल सविता से कहती है, ठीक है सविता, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें घने जंगल में एक जादुई मेकअप का पेड़ दिखेगा। उस जादुई पेड़ के पास तुम्हें जाना है और उससे श्राप खत्म करने को बोलना है, लेकिन उस रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आएगी। सविता उस जंगल की तरफ निकल जाती है। सविता को रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आती है, लेकिन सविता उन सब मुसीबतों को पार कर लेती है और सविता उस जादुई मेकअप के पेड़ के पास पहुंच जाती है। सविता उस पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, मुझे यहाँ चुड़ैल ने भेजा है। मेरा श्राप खत्म कर दो, मुझे वापस से खूबसूरत कर दो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम्हें तो रास्ते में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, मुझे रास्ते में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे अब बदसूरत बनकर नहीं रहना है। अब आप मेरा श्राप खत्म कर दो। तभी वो जादुई पेड़ सविता को एक जादुई मेकअप किट देता है, जिसे लगाकर सविता सुंदर हो जाती है। सविता बहुत खुश हो जाती है और जादुई पेड़ को धन्यवाद कहती है। सविता वापस घर आ जाती है और सविता बहुत खूबसूरत होती है। सब सविता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सविता सब कुछ बता देती है कि कैसे चुड़ैल ने अपना श्राप वापस लिया
और जादुई पेड़ ने उसे जादुई मेकअप किट देकर सुंदर बनाया। सविता के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सोनाली को जलन होने लगती है, क्योंकि सविता अब सोनाली से भी सुंदर हो गई थी। कुछ दिन बाद सविता सोनाली से कहती है, पहले जब मैं बदसूरत थी तब आप मुझसे नफरत करती थी, लेकिन अब तो मैं आप जैसी खूबसूरत हो गई हूँ, फिर आप मेरे से क्यों नफरत करती हो? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी मुझसे प्यार कर लिया करो। सविता की ये बात सुनकर सोनाली को बुरा लगता है और वो सविता को गले लगा लेती है। एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी बेटी रीना के साथ रहता था। कुछ सालों पहले रमेश की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। रमेश और उसकी बेटी अकेले एक घर में रहते थे। रीना स्कूल जाती थी, रमेश घर का काम करता था और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मिठाई बेचता था। रीना की क्लास में सोनाली नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा रीना को परेशान करती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। रीना पढ़ाई में बहुत होशियार थी। सोनाली, पढ़ाई में ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। और रीना को देखो, इससे कुछ सीखो, इसकी तो माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, मैं आगे से ध्यान लगाकर पढ़ाई करूँगी। सभी बच्चे सोनाली पर हंसने लगते हैं। आज इस मिठाई वाले की वजह से मुझ पर सब हंस रहे हैं। मैं बहुत अमीर हूँ, तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत? इस मिठाई वाली से तो मैं बदला लूंगी। एक दिन रीना स्कूल जाती है। रास्ते में सोनाली अपनी दोस्तों के साथ खड़ी होती है। जब रीना अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है, तो सोनाली उसे धक्का देकर गिरा देती है। अरे, तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूँगी। अरे जा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है। देखकर चला कर, तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मिठाई वाली को धक्का दिया? नहीं, सोनाली ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उससे शिकायत कर दे, तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। सभी बच्चे रीना पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों देख रही है? मुझे खाएगी क्या? गुस्से में रीना वहाँ से चली जाती है। घमंड तो देखो इस मिठाई वाली का। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी पड़ेगी। मैंने भी इसका घमंड खत्म नहीं करा, तो मेरा नाम भी सोनाली नहीं। कुछ दिनों बाद सोनाली का जन्मदिन था। सोनाली के घर में बहुत सजावट हो रही थी। ओह वाह, कितनी अच्छी सजावट कराई है आपने डैड। आज हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, हर कोई उस पार्टी को देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। सोनाली अपने स्कूल जाती है और सबसे कहती है, अरे सुनो सब, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, इसलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और तू मिठाई वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है सोनाली, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी न सही कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को रीना तैयार होकर सोनाली की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाह, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ सोनाली आ जाती है। क्यों रीना हैरान हो गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो, तो अच्छे से खाना खाकर ही जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर कूड़े में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद। तुम घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी, जो मेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर सोनाली वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। सोनाली केक लेकर रीना के पास जाती है। रीना, ये लो केक खाओ। रीना केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तभी सोनाली जानबूझकर केक को नीचे गिरा देती है
और वही केक सोनाली का कुत्ता खाने लगता है। ये केक तो नीचे गिर गया। अच्छा एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो। सोनाली मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिरा हुआ केक साफ करूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप। मिठाई वाली कहेगी, देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आँखों से खुद देख लेना। केक तो दूर की बात है, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में रीना वहाँ से चली जाती है और अपने पिताजी के पास जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? पिताजी सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मेरे लिए एक बड़ा सा केक और एक सुंदर ड्रेस लेकर आ सकते हैं? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे पापा भी किसी के पापा से कम नहीं है। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा और बड़ा केक लेकर आऊंगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में सोनाली रीना से कहती है, ए मिठाई वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? तुझे अपनी शर्त याद तो है ना? हाँ मुझे सब याद है। आज मेरे पिताजी को बहुत सारी मिठाई का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे पिताजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खाकर ही जाना। रीना के पिता बहुत सारी मिठाइयाँ बेचने जा रहे होते हैं, लेकिन वो मिठाइयाँ खरीदने वाला इंसान सोनाली का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मिठाई का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो, उन्हें मना कर दो। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद रमेश मिठाई लेकर आता है। ये लीजिए भाई साहब, ताज़ी मिठाइयाँ, और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अरे जा भाई जा, अपनी घटिया मिठाई यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से मिठाई खाता हूँ। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए एक केक और ड्रेस भी खरीदनी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा मत करो साहब। अरे भाई, यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर धक्के मारकर निकलवा दूंगा। बेचारा रमेश अपनी मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मिठाई बेचता हूँ। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। रमेश की सारी मिठाई पानी में भीग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मिठाइयाँ पानी में खराब हो गई है। अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी बेटी से किया हुआ वादा कैसे पूरा करूँगा? रमेश वही बैठा बैठा जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ एक जादुई परी आती है। अरे वाह, इन मिठाई में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो, ये सारी मिठाई आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारी मिठाई खराब हो चुकी है, ये अब खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, हम परियों को ऐसी मिठाई बहुत अच्छी लगती है। तभी रमेश परी को वो सारी मिठाई दे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम इतना उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? रमेश उस परी को सारी बातें बताता है। तभी परी अपने जादू से 2 केक लाती है, जिनमें से एक सोने का और दूसरा चांदी का केक होता है। ये लो, ये सोने का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसी मिठाई खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। है जादुई सोने के केक, मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दे दीजिए। रमेश के ये कहते ही वहाँ एक सुंदर सी ड्रेस आ जाती है।
और उस ड्रेस और केक को लेकर रमेश अपनी बेटी रीना के पास जाता है। रीना ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और शाम को सोनाली और उसकी सहेलियां रीना के घर आती हैं। सभी रीना के सोने चांदी के केक को देखकर हैरान हो जाती है। फिर रीना खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। एक समय की बात है, बहुत दूर एक गांव में एक छोटी लड़की जिसका नाम गीता था, वो अपने माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। गीता एक हंसमुख लड़की थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वो अपनी माँ से छोटी छोटी चीजों के बारे में सवाल करती थी। गीता और उसकी मम्मी बहुत गरीब थे, इसलिए गीता के पास एक ही ड्रेस थी और उसके पास जूते नहीं थे। गीता को जूते पहनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसकी गरीबी के कारण वो जूते खरीद नहीं सकती थी। उसके पास पैरों में पहनने के लिए सिर्फ एक पुरानी चप्पल थी। एक दिन गीता की माँ बीमार पड़ जाती है। तब गीता डॉक्टर को बुला कर लाती है। डॉक्टर गीता की माँ को देखता है और दवाई लिखकर चला जाता है। फिर गीता दवाई लेने जाती है। जब वह दवाई लेकर घर आ रही होती है, तो उसे रास्ते में सड़क किनारे लाल जूते दिखाई देते हैं। वह जूते बहुत सुंदर और चमकीले होते हैं और गीता उन जूतों को लेने से अपने आप को नहीं रोक पाती है। वह जूते उठाती है और घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचते ही वह अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, मुझे क्या मिला। यह लाल जूते कितने सुंदर हैं। मुझे ये जूते बहुत पसंद हैं। लेकिन तुम्हें ये जूते कहाँ से मिले? मुझे ये जूते सड़क के किनारे मिले और मैं इन जूतों को रखना चाहती हूँ। ये जूते किसी और के हैं, तुम इसे नहीं रख सकती। तुम्हें ये जूते जहाँ से मिले हैं, इन्हें वापस वहीं रख दो। किसी ने गलती से यह जूते गिरा दिए होंगे। नहीं माँ, अब ये मेरे जूते हैं। हम इतने अमीर नहीं हैं कि तुम्हें ऐसे जूते दिलवा सके, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के जूते नहीं पहनने दे सकती। तुम मुझे वादा करो, ये जूते तुम नहीं पहनोगी और वापस जहाँ से तुमने इसे उठाया है वहाँ रख देगी। गीता उदास होकर अपनी माँ से वादा कर देती है, लेकिन फिर भी गीता उन लाल जूतों को अपने पास ही रखती है और उन लाल जूतों को अपनी माँ से छिपकर पहनने लगती है। एक दिन गीता लाल जूते पहनकर एक पत्थर पर बैठकर सोच रही थी, काश मेरे पास भी सुंदर से कपड़े होते। फिर गीता अपने घर की तरफ चली जाती है। घर पहुंचते ही गीता देखती है कि उसके घर में नए कपड़े रखे हुए थे। गीता ये देखकर खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये नए कपड़े कहाँ से आए? बेटा, आज तुम्हारे चाचा हमारे घर आए हुए थे। ये कपड़े तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए लाए थे। गीता ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर गीता वो सुंदर कपड़े पहनकर गांव में घूमने लगती है। रास्ते में गीता एक मिठाई की दुकान देखती है और सोचती है, ये मिठाई तो बहुत अच्छी लग रही है। काश मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे होते। तभी गीता को जमीन पर पैसे पड़े दिखाई देते हैं और गीता उन पैसों के पास जाती है और उन पैसों को उठा लेती है और उन पैसों से मिठाई खरीद लेती है और खा लेती है। और गीता सोचने लगती है कि जब से उसे ये लाल जूते मिले हैं, तब से जो भी वो सोच रही है वो सच हो रहा है। गीता समझ जाती है कि ये लाल जूते जादुई है और लाल जूतों से बोलती है, जादुई लाल जूते, मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दो। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। फिर गीता घर की तरफ चली जाती है और घर जाकर देखती है उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाती है। ये देखकर गीता बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने वो लाल जूते अपने पास ही रख रखे थे,
लेकिन ये जूते जादुई है। जो भी मैं इन जूतों से मांगती हूँ, ये जादुई जूते मुझे वो दे देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनसे आपकी तबीयत ठीक करने को कहा था और आप एकदम ठीक हो गई। लेकिन बेटी, तुम्हें ये जूते अपने पास नहीं रखने चाहिए थे। अब तुमने ये जूते अपने पास रख ही लिए हैं, तो ध्यान रखना कि कभी भी इन जूतों से कोई गलत इच्छा मत मांगना। हमेशा जरूरत का सामान ही मांगना। ये सुनकर गीता खुश हो जाती है और धीरे धीरे गीता के घर की हालत ठीक हो जाती है। गांव के ठेकेदार की बेटी सविता ये सब देखकर हैरान हो जाती है और उसे जलन होने लगती है। तभी वो गीता का पीछा करती है। गीता गांव के पास वाले मैदान में जाती है और उन जूतों से कहती है, जादुई लाल जूते, मुझे नए कपड़े दे दो। और वहाँ नए कपड़े आ जाते हैं। ये सब देखकर सविता हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि गीता के पास जो लाल जूते हैं वो जादुई है। फिर रात हो जाती है। सविता गीता के घर जाती है। गीता सो रही होती है और सविता वो जादुई लाल जूते लेकर वहाँ से चली जाती है। सुबह जब गीता उठती है और देखती है कि वहाँ वो जादुई लाल जूते नहीं है और अपनी माँ से पूछती है, माँ, मेरे जादुई लाल जूते गायब हैं। क्या आपने उन जूतों को देखा है? नहीं बेटी, हो सकता है वो जादुई जूते अपने आप गायब हो गए हो। उन जादुई जूतों ने हमारी बहुत मदद करी है। ये सुनकर गीता उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी मन ही मन में उन जादुई लाल जूतों को शुक्रिया कहती है। इधर सविता उन जूतों को पहनकर एक पार्टी में जाती है। वहाँ सब नाच रहे होते हैं। सविता की दोस्त सविता के पास आकर उससे नाचने को कहती है। मैं तो हमेशा के लिए भी नाच सकती हूँ। और सविता अचानक नाचने लगती है और नाचती ही रहती है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सविता नाचते ही जाती है और लगातार 2 दिन तक सविता नाचती रहती है। सविता थक जाती है, फिर भी रुक नहीं पाती। तब सविता को समझ में आता है कि उसने जादुई जूते पहनकर हमेशा के लिए नाचने की बात कही थी। फिर गीता रोते हुए कहती है, जादुई जूते, मुझे रोक दो, मैं अब नाचना नहीं चाहती। और उसका नाचना बंद हो जाता है। सविता को बहुत गुस्सा आता है और वो उन जादुई लाल जूतों को एक जंगल में जाकर फेंक देती है। गीता उस जंगल से गुजर रही होती है और उसे वही जादुई लाल जूते दिखाई देते हैं। गीता ये देखकर खुश हो जाती है और उन जूतों को लेकर घर की तरफ चली जाती है। तो एक गांव में रवि नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। रवि बहुत गरीब था। रवि लोगों का सामान उठाने का काम किया करता था और उससे उसे जो पैसे मिलते थे, रवि उससे अपने परिवार के खाने के लिए सब्जियां ले जाया करता था। कभी कभी उसे काम नहीं मिलता था और वो खाली हाथ ही घर जाता था। घर पर रवि का छोटा लड़का रवि को खाली हाथ देखकर कहता है, पिताजी, क्या आज आप कुछ नहीं लाए? ये सुनकर रवि उदास होकर कहता है, बेटा, आज मुझे कोई काम नहीं मिला, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं कुछ नहीं लाया। ये सुनकर रवि का बेटा कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, आज हम सब पानी पीकर सो जाएंगे। ये सुनकर रवि अपने बेटे को गले से लगा लेता है और रोने लगता है। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह रवि उठता है और काम की तलाश में चला जाता है। रवि इधर उधर घूमता रहता है काम ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। तभी कुछ देर बाद रवि को एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है, जिसके हाथ में भारी सामान होता है। उस बूढ़ी औरत में से रोशनी आ रही होती है। रवि उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है, माँ जी, अगर आप चाहे तो आपका सामान मैं उठा लेता हूँ, बस आप मुझे इसके थोड़े से पैसे दे दो ना। मेरा परिवार बहुत भूखा है, मुझे पैसों की जरूरत है। ये सब सुनकर बूढ़ी अम्मा रवि से कहती है, बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको पाकर तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। वो मैं तुम्हें दे दूंगी।
ये सुनकर रवि खुश हो जाता है और उन बूढ़ी अम्मा का सामान उठाकर उनके घर तक ले जाता है। बूढ़ी अम्मा रवि से कह रही है, शुक्रिया बेटा, तुम एक ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हें एक जादुई आम दे रही हूँ। तुम जैसे ही इस आम पर थोड़ा सा पानी डालोगे, इस एक आम के 10 आम हो जाएंगे। ध्यान रहे इस आम पर कभी कोई लालच के चक्कर में ज्यादा पानी ना डाले। ये आम उस लालची इंसान की बर्बादी का कारण बन सकता है। ये सुनकर रवि खुश हो जाता है और वो आम ले लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। जब रवि घर जाता है तो उसका बेटा उसके हाथ में आम देखकर खुश हो जाता है और कहता है, पिताजी आज आप आम लाए हैं। ये आम तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी रवि कहता है, बेटा ये जादुई आम है। तुम एक गिलास में पानी लेकर आओ, मैं तुम्हें इस आम का जादू दिखाता हूँ। और फिर रवि का बेटा पानी लेने जाता है और एक गिलास में पानी भरकर ले आता है। रवि अपने बेटे से पानी का गिलास लेता है और जादुई आम को जमीन पर रखता है और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालता है। थोड़ी देर में उस एक आम के 10 आम हो जाते हैं। ये देखकर रवि, उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। रवि जादुई आम को साइड में रख देता है। फिर रवि और उसका परिवार खुशी खुशी बाकी के आम खाते हैं और रवि के परिवार का पेट भर जाता है। तभी रवि की पत्नी रवि से कहती है, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट था। अब हम इस आम की वजह से कभी भूखे नहीं रहेंगे। आप एक काम करिए, इस आम पर थोड़ा पानी डालिए और इसके बहुत सारे आम बनाकर उन्हें बाजार में बेच आइए, जिससे हमारे पास थोड़े पैसे आ जाएंगे। रवि को अपनी पत्नी का ये सुझाव पसंद आता है और वो उस आम को जमीन पर रखता है और उस पर पानी डाल देता है। पहले एक आम के 10 आम हो जाते हैं। फिर रवि 10 आम पर पानी डाल देता है और 10 आम के 100 आम हो जाते हैं और रवि जादुई आम साइड में रख देता है। फिर सब सो जाते हैं। सुबह जब रवि उठता है, वो उन सारे आम को एक ठेले पर डालता है और बेचने के लिए बाजार में चला जाता है। थोड़ी ही देर में रवि के सारे आम बिक जाते हैं और रवि के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। रवि उन पैसों को लेकर घर जाता है और सब पैसों को देखकर खुश हो जाते हैं। ऐसे ही रवि रोज आम पर पानी डालता और फिर उन आम को बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाता। रवि अमीर हो जाता है और उसके पास बड़ा घर हो जाता है। तभी रवि का पड़ोसी राकेश रवि को अचानक अमीर बनता देख हैरान हो जाता है और कहता है, जो रवि कुछ दिन पहले तक बहुत गरीब था, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, अचानक वो इतना अमीर कैसे बन गया? ऐसा कौन सा खजाना लग गया रवि के हाथ? जाकर देखना पड़ेगा। यह सब कहकर राकेश रवि के घर में खिड़की से अंदर झांकने लगता है और देखता है कि रवि एक आम पर पानी डाल रहा है और वो आम अपने आप बहुत सारे हो जा रहे हैं। ये देखकर राकेश हैरान हो जाता है और उस आम को चुराने के बारे में सोचता है। जब रवि और उसका परिवार सो जाते हैं, तब राकेश रवि के घर में घुसता है और उस आम को चुरा लेता है। आम चुराकर राकेश अपने घर जाता है और फिर राकेश अपनी पत्नी से कहता है, चलो सामान पैक कर लो, हम शहर जा रहे हैं, अब से हम वहीं रहेंगे। फिर राकेश और उसका परिवार शहर की तरफ निकल जाते हैं और बीच रास्ते में एक नाव में बैठ जाते हैं। तभी राकेश सोचता है कि इस आम के ऊपर पानी डालकर इसका जादू अपनी पत्नी को दिखाता हूँ और वो उस आम के ऊपर बहुत सारा पानी एक ही बार में डाल देता है। फिर वो जादुई आम अचानक बहुत सारे हो जाते हैं। राकेश और उसकी पत्नी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और अचानक आम के वजन से नाव डूबने लगती है और राकेश और उसकी पत्नी उसी नदी में डूब जाते हैं। वो जादुई आम नदी से बाहर आ जाता है और अपने आप राकेश के घर में चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और सब कुछ मेहनत से हासिल करना चाहिए।